हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो तक हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड या रेक्टिफाई करने के बारे में। सेक्शन 30 तक हमने बात कर ली थी। आज से हम शुरू करने वाले सेक्शन 31 से, जो कि बात करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 31 बात करता है कि कब किसी इंस्ट्रूमेंट का कैंसिलेशन ऑर्डर किया जा सकता है। सेक्शन 31 जो है वो बेस्ड है एक लैटिन मैक्सिम के ऊपर, जिसको कहते हैं क्विया टिमिट। इसका रफली ट्रांसलेशन ये आता है बिकॉज ही फियर्स फ्यूचर पॉसिबल इंजरी। इसमें बताया कि कोई व्यक्ति फ्यूचर इंजरी को फियर करते हुए कुछ काम करता है। अब क्या करता है सेक्शन 31 में समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर एक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे हर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूं ही छोड़ दिया, बिना कुछ करे ही छोड़ दिया, तो वो इन फ्यूचर उसको इंजरी कर सकता है, उसको चोट पहुंचा सकता है। कोर्ट में जाके बोल सकता है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर कर दीजिए। फिर कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकता है। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट है उसको कैंसिल डिलीवर कर सकता है। फिर हमने देखा कि फियर ऑफ फ्यूचर इंजरी, यहाँ पे फियर ऑफ फ्यूचर इंजरी था कि या टिमिट था कि फ्यूचर में मुझे वो चोट पहुंचा सकता है, तो इसलिए मैं भाग के कोर्ट और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है उसको मैं वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर करा देता हूँ। खुद की सुरक्षा में तो कर लेता हूँ। अब इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। अब कोई ए है, उसकी जो शिप है उसको पता है कि मेरी शिप जो है वो चलने की हालत में नहीं है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है और नुकसान हो सकता है मुझको। तो वो भाग के गया और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके बोला कि मेरी जो बोट है वो एकदम सही हालत में, आप इसका इंश्योरेंस कर दीजिए। और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका इंश्योरेंस कर दिया। उसने फ्रॉडुलेंटली उसको ये बताया है कि मेरी शिप जो है वो एकदम सही हालत में है। इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा पता लगता है कि उसने फ्रॉडुलेंटली मुझे बताया था, झूठ बोल के मुझे बताया था कि उसकी जो शिप है वो सही हालत में है। तो वो क्या कर सकता है कि उसने जो पॉलिसी उसको जो दी है, क्योंकि वो एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, तो उसने जो अपनी पॉलिसी उसको दी है सिक्योर करके, इंश्योर करके, उसको वो कभी भी जाके कोर्ट में कैंसिल करवा सकता है। क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट से उसको नुकसान हो सकता है कि वो बाद में जाके टूट जाए और मेरे को बाद में पैसे भरने पड़ जाए। तो पहले ही वो जाके कोर्ट बोल सकता है कि इसने मुझे झूठ बोल के इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त की है, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को, इस रिटन इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फ्रॉड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेक्शन 2 के अंदर ये बताया गया है कि अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की कैंसिलेशन की जो डिक्री है, कोर्ट उस रजिस्ट्रार को भी भेजेगा जहां पे वो रजिस्टर्ड हो रखी है इंस्ट्रूमेंट, और फिर जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, उस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जो कॉपी उसके पास होगी ना, उसके ऊपर वो लिख लेगा कि इसको कैंसिल करार कर दिया गया है। टू बात करता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनको पार्शियली कैंसिल किया जा सकता है। बताया गया है कि अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस का एविडेंस है, तो कोर्ट उसके किसी एक पार्ट को कैंसिल कर सकता है और दूसरे पार्ट को छोड़ सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी बी को 12,000 रुपये में, और बी से फिर उसने क्या किया, मॉर्गेज जो डीड थी वो वापस ले ली फ्रॉड करके, और उसके ऊपर उसने एंडोर्समेंट कर दिया, एक रिसिप्ट लगा दी कि मॉर्गेज मनी मैंने प्राप्त कर ली है, और बी के सिग्नेचर कर दिए हैं। अब बी के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाके ये जो सिग्नेचर वाला जो एंडोर्समेंट था उसको कैंसिल करा ले, और बाकी जो बचा हुआ है जहाँ पे मॉर्गेज की बात लिखी हुई है उसको बरकरार रखे। तो कोर्ट क्या करेगा, एंडोर्समेंट था, वो जो रिसिप्ट डाली गई थी झूठी, उसको कैंसिल कर दे, और बी का जो राइट था मॉर्गेज मनी का या मॉर्गेज प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको बरकरार रखे। अब सेक्शन 33 बात करता है कि कंपनसेशन या बेनिफिट दिलाया जाएगा कैंसिलेशन के ऊपर, कि अगर किसी डॉक्यूमेंट का, किसी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है तो कोई बेनिफिट अगर उससे एक्रू हुआ है तो उसको तो रिस्टोर करा दे या कंपनसेशन दिलवा दे। सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है कि जिस पार्टी के फेवर में किसी इंस्ट्रूमेंट का कैंसिलेशन दिया गया है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि उसने अगर अदर पार्टी से, सामने वाली पार्टी से अगर कोई बेनिफिट लिया है तो वो बेनिफिट उसको रिस्टोर कर दे, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि उस पार्टी को कंपनसेशन भी दिलाना जरूरी है, तो जिस पार्टी के फेवर में डिक्री पास की गई है, कैंसिलेशन किया गया है, उसको ऑर्डर किया जा सकता है कि आप सामने वाली पार्टी को कंपनसेट भी करिए। अब सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई डिफेंडेंट किसी सूट को रेजिस्ट करता है इस ग्राउंड के ऊपर कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइडेबल है, अगर इस ग्राउंड के ऊपर रेजिस्ट कर लेता है सूट को, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आपने अगर कोई भी बेनिफिट लिया है सामने वाली पार्टी से, वो उसको आप वापस कर दीजिए, रिस्टोर कर दीजिए, या फिर अगर कोई कंपनसेशन अगर कोर्ट को जरूरी लगता है तो वो कंपनसेशन भी दिला सकती है। और अगर वो इस ग्राउंड के ऊपर डिफेंड कर लेता है कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो वॉइड था, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि जिस हद तक आपने या आपकी जो एस्टेट है उस पर बेनिफिट प्राप्त किया है आपने, वो उस पार्टी को आप रिस्टोर कर दीजिए।
और यहाँ पे जो ग्राउंड लिया है उसने, वो ग्राउंड था सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बात करता है कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड, कि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उस केस के अंदर सबसेक्शन 2 वाली बात आएगी। उस केस के अंदर वो वॉइड वाले ग्राउंड के ऊपर अगर वो सूट को रिसाइन करा देता है, तब उसको बोला जाएगा कि आपने जितना बेनिफिट लिया है, आपने, आपकी प्रॉपर्टी ने, वो वापस उसको कर दीजिए। यहाँ पर कंपनसेशन की बात नहीं की गई है। अब आगे हम बात करते हैं डिक्लेरेटरी डिक्रीज की। इससे पता लग रहा है कि कुछ डिक्लेयर कराया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे राइट को जो कि डाउटफुल है, या फिर ऐसे राइट को जो डिक्लेयर कराना जरूरी है, उसको डिक्लेयर कराया जाता है कोर्ट के द्वारा डिक्लेरेटरी डिक्री पास कराकर। यहाँ पर कोई नया राइट नहीं दिया जाता, जो राइट पहले से था उसको सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है कि ये राइट इस व्यक्ति के पास है, हम डिक्लेयर अब कर रहे हैं। और यहाँ पर डिफेंडेंट के द्वारा कुछ पे करने की बात नहीं आती है, या फिर कोई एक्ट करने की बात नहीं आती है, सिर्फ डिक्लेयर करवाया जाता है ये जो प्लेंटिफ है इसका ये राइट है। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल है, या फिर किसी प्रॉपर्टी में उसका कोई राइट है, उसमें वो एंटाइटल है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जो कि उसके राइट को डिनाई कर रहा है या डिनाई करने में इंटरेस्टेड है, उसके अगेंस्ट वो सूट फाइल कर सकता है कि इसका जो राइट है वो सही है, उसको एंटाइटल है ऐसे राइट के लिए। तो कोर्ट डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पास ऐसा राइट है, या ऐसे लीगल कैरेक्टर के लिए वो एंटाइटल है। आगे एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर किसी सूट के अंदर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ टाइटल के डिक्लेरेशन की डिग्री प्राप्त करने के अलावा भी कोई राइट था, कोई दूसरी रिलीफ मांगने का भी उसके पास राइट था, और अगर ऐसी कोई रिलीफ नहीं मांगता, केस में कोर्ट जो है उसको डिक्लेरेटरी डिक्री पास नहीं करेगी, उसके फेवर में डिक्लेरेटरी डिक्री नहीं देगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करी बी को, उसने अपनी प्रॉपर्टी बिक्वेट करी बी को, और ऐसी प्रॉपर्टी में उसके पास सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट था, और बाकी लाइफ इंटरेस्ट के बाद में प्रॉपर्टी जानी थी सी के पास। तो सी जो है वो डिविजनर है ऐसी प्रॉपर्टी का, तो सी कोर्ट में जाके ए और बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, और कोर्ट को बोल सकता है कि इनके अगेंस्ट मेरे को डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर दीजिए कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हक होगा ए के जाने के बाद में। ए ने जो बिक्विथ की है प्रॉपर्टी, वो बिक्विथ जो है वो सही नहीं है, प्रॉपर्टी तो मेरे पास ही आएगी, आप ये डिक्लेयर कर दीजिए, उस प्रॉपर्टी में मेरा लाइफ इंटरेस्ट के बाद जो राइट है उसको आप डिक्लेरेटरी डिक्री बना के दे दीजिए। अब सेक्शन 35 के अंदर बताया गया है ऐसे डिक्लेरेशन का इफेक्ट क्या होगा। सेक्शन 35 में बताया गया है कि ऐसी जो डिक्लेरेटरी डिक्री पास की जाएगी ना, वो इफेक्टिव होगी सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के अगेंस्ट, सामने वाली जो पार्टी उसके अगेंस्ट, या उसके अंदर कोई अगर लोग क्लेम कर रहे हैं, उसके अंडर कोई लोग क्लेम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, या फिर ऐसे सूट के अंदर का कोई पार्टी ट्रस्टी है, तो वो जिस व्यक्ति का ट्रस्टी होगा, जिसके बेनिफिट के लिए वो अगर ट्रस्टी बना हुआ है, तो उनके ऊपर भी वो डिक्लेरेटरी डिक्री जो है वो लागू होगी। बाकी और किसी व्यक्ति के ऊपर वो डिक्लेरेटरी डिक्री लागू नहीं होगी। ये होगी इन पर्सोनम, मतलब इन पर्सन, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, इन रैम नहीं है ये, मतलब ये पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।